जो लेवल 1 के क्वेश्चन है वो जेई मेंस के हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाएंगे तो मतलब वो आप एडवांस लेवल पे जा रहे हो, तो पहले अपना लेवल 1 के क्वेश्चंस कर सकते हो जिसके पास टाइम है, ठीक है। अगर जिसके पास टाइम नहीं है, सबको ये लग रहा है मैम यही नहीं हो रहा, डीपीपी नहीं हो रही, कृष्णा डीपीपी नहीं करते हो भाई, ठीक है, यही नहीं हो रहा, तो फिर बुक पे नहीं जाना आपको, राइट। और ध्यान रखना हमेशा, बुक बेटा मैं आप लोगों को 15 बता दूंगी, लेकिन वो 15 का कोई रेलेवेंस नहीं होता है अगर आप एक चीज अच्छे से नहीं कर पा रहे, एक चीज अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो अगर आपको एक बुक पकड़नी है तो पहले अपना डीपीपीज वाला कर लो, और उसके अलावा नरेंद्र अवस्थी की आप बुक ले लो, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बस, और आपके ऑर्गेनिक के लिए, थ्योरी के लिए पीवाई ब्रूस। पीवाई ब्रूस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है वो आसान है, समझ में आ जाएगी आप लोगों को। एंड प्रैक्टिस के लिए यू कैन गो विद द एमएस चौक। यस, डीपीपी या क्लास इलस्ट्रेशन दोनों में सबसे ज्यादा, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हो तुम मेरे को, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चिल्ला चिल्ला के हर क्लास में बोलती हूँ भाई, क्लास नोट्स और डीपीपी, क्लास नोट्स और डीपीपी। चलिए चलिए फिर स्टार्ट करें। चलिए ओके, सो बेसिकली आज ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉन्ट ऑफ फैक्टर हम लोग करेंगे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेरा बेटा आपकी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आज आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको ऑस्मोसिस पढ़ना होगा। आप लोगों ने बचपन में या इवन अभी भी करते होंगे, जब आपके गले में दर्द होता है तो आप लोग नमक वाला पानी गार्गल करते हैं। आप में से कितने बच्चे करते हैं मेरा बेटा, करते हो? यस मैम। हाँ, तो वो किस पे बेस्ड है, अपना ऑस्मोसिस पे बेस्ड है। जब आप फ्लावर्स को, अगर आप जैसे अपने फेस्टिवल्स होते हैं, आप लोग फ्लावर्स वगैरह लेने जाते हो ना, तो आप जिस वेंडर से फ्लावर लेते हो वो जहां से निकालता है, तो आप देखते हो ना वो गीला गीले होते हैं, राइट। तो वो क्यों होता है, वो भी ऑस्मोसिस पे आपका बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम ये सीखें, नीचे कर लीजिए हाथ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। जब आपको ऑस्मोसिस समझ में आएगा देन आप ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे कि क्या होता है, और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग तो हमें करनी है। उसके बाद बॉन्ड ऑफ फैक्टर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि है क्या, ठीक है। सो यस, अपार्ट ये लगा लो, चैप्टर के एंड में आ चुके हैं और कल ये चैप्टर आप लोगों का हो जाएगा फिनिश, ठीक है। सो बेटा इनको करने से पहले, वेटेज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इनको करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या कराया था। तो लास्ट क्लास में बेसिकली मैंने आपको 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कवर करा दी थी, याद आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा जो लेट आ रहा है ना, जल्दी आया करो, है ना। अभी तो मैंने स्टार्ट वैसे नहीं कराया, ट्राई करो कि 5 मिनट पहले आप लोग क्लास में आ जाए। तो मैंने आप लोगों को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कवर करवा दिया था, यस मैम। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था मेरा बेटा, अब ये नहीं कि तुम सिर्फ फॉर्मूला रटोगे, फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमने फॉर्मूला किया था उसके अंदर जो टर्म्स हैं वो क्या, उनका क्या मीनिंग है, राइट। तो डेल्टा टीबी हमारे पास क्या था, केबी इंटू मोलालिटी था, राइट। और डेल्टा टीबी क्या था, यही था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी माइनस टीबी नोट। और ध्यान रखना ग्राफ आपको टिप्स पे आने चाहिए, राइट। मैंने ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी दिए थे आप लोगों को डीपी में, ठीक है। उसके अलावा हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा था, ठीक है, कि जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बोलो, डिप्रेस हो जाता है। तो यस अपने पास मैम। टीएफ क्या था, डेल्टा टीएफ था अपने पास, टीएफ नोट माइनस टीएफ। ये क्या था, टीएफ नोट अपना फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्वेंट का, और टीएफ क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन था, राइट। और डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी था, राइट। तो ये सब हमने डिस्कस किया था।
अब ध्यान रखना जो केबी और केएफ है वो क्या है आप लोगों के कांस्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर आप सॉल्वेंट चेंज, हर सॉल्वेंट के लिए केबी और केएफ की वैल्यूज डिफरेंट होंगी, ये आप लोगों को पता लग ही गया होगा, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी कराया था, याद है। तो जो अगर मान लो बेंजीन सॉल्वेंट दे रखा है तो उसमें केबी केएफ की वैल्यू अलग थी, याद करो, है ना। वाटर अगर सॉल्वेंट है आप लोगों का तो उसमें केबी और केएफ की वैल्यू क्या थी, अलग थी। ठीक है जी, हाँ जी। जो बच्चे लेट आए हैं, याद आ रहा है, यही करवाया था। हाँ जी, रिद्धिमा तो आ गई थी टाइम से, है ना। अंजलि, सुनीति, अभिषेक, वशिष्ठ, गौरव आ गया क्या, साहिल, गौरव यस मैम आ गई। ओके। गर्व आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे बेटा। वंशिका आप लास्ट क्लास में थे बेटा, वंशिका थी क्या लास्ट क्लास में, याद नहीं है मेरे को। रमन आप भी नहीं थे लास्ट क्लास में, रमन राजपूत, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन एक घर से करने के लिए दिया था, किसी ने ट्राई किया था क्या, ट्राई किया था, कृष्णा ने किया था, वेरी गुड। और गौरव नहीं किया ट्राई, माइक म्यूट कर लीजिए बेटा जिसका माइक अनम्यूट है। चलो नहीं किया ना तुम, हाँ हाँ बोलिए। हेलो, दिमाग से निकल गई। दिमाग से निकल गई, अरे दिमाग में रखा करो। चलो जिसने नहीं ट्राई किया वो अभी ट्राई करो, और जिसने ट्राई किया था तो बताओ हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, ट्राई करो बच्चे जिन्होंने नहीं किया था, फिर मैं इसको करवाती हूँ क्वेश्चन को। ये दिखने में एडवांस का जरूर है, लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम याद करो, मैंने अभी तुम्हें ग्राफ वाला जेई 2025 में जो आया था दिया था डीपीपी में, ठीक है। यस मैम। तो वो कई बार जेई मेंस में अगर उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना होगा तो वो थोड़ा सा एडवांस का कॉन्सेप्ट भी वहां पे डाल सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में बोल रही हूँ एडवांस है लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो ट्राई करो एक बार, क्या समझ में आता है आप लोगों को इसको देख के। ओके, आर्यन लेट हो गया बेटा, राइट। प्रिंस आ गया क्या, प्रिंस राठौर है क्लास यस में, मैम। क्या लग रहा है प्रिंस, हुआ क्या, यस मैम हुआ है। क्या कौन सा आ रहा है आंसर। मैम मेरा तो सी आ रहा है। सी आ रहा है, मोस्टली बच्चे उनको बी बोल रहे हैं। सुमित आपका क्या आ रहा है, सुमित का, अच्छा साहिल का बी आ रहा है, ओके बी। ओके सो आपने क्या सिर्फ ग्राफ को देख के मार्क करा है क्या आंसर, चलो लेट्स चेक द आंसर। बट अच्छी बात पता है क्या, अच्छी बात ये है कि किसी ने भी मुझे ए और डी नहीं बोला, मतलब ये तो है कि तुम्हें ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, राइट। एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या बोल रहा है ये। प्योर वाटर फ्रीज कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार पे, ध्यान से सुनेंगे। द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, समझ गए। जैसे ही तुमने इथेनॉल डाला पानी में तो ऑब्वियस सी बात है ना, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, राइट। फिर वो कह रहे हैं यूजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर व्हिच इज गिवन एज 2 केल्विन केजी पर मोल, द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट फ्लोट ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो आप लोगों को पता है जो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का हमने ग्राफ देखा था इन केस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें क्या था याद करो, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे थे सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा था, और उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा था तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा था, याद है। अगर पहले पानी 0 डिग्री पे फ्रीज कर रहा था, अगर आप उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दे रहे हो तो वो क्या करेगा, कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। जबकि यहाँ पे ए वाले में और डी वाले ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ये तो गलत हो गए ना दोनों ग्राफ। फिर बोलिए। यस मैम।
यस मैम। यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा वो बी या सी में से होगा। सबसे पहले तो आई रियली अप्रिशिएट बच्चों की आप लोगों ने मेरे को बी या सी में से ही बोला, ए और डी में से नहीं बोला, बहुत अच्छी बात है ये। अब देखो तुम कहाँ गलतियां कर रहे हो। तो मुझे क्या निकालना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। चलो अब मुझे ये बताओ के एफ कितना दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 2 दिया। मोलालिटी गिवन मास ऑफ सोल्यूट 34.5, इसका मोलर मास इथेनॉल बेटा ये होता है, वैसे तो तुम्हें दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट बट यू शुड नो 46, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट 500 और ऊपर चला जाएगा ये 1000 क्योंकि हमें केजी में करना होता है, राइट। तो ये अपना 2 पे गया, देखो एक बार ये किस पे गया, 23 पे गया। तो जब आप डेल्टा टी एफ सोल्व कर रहे हो यहाँ पे तो मेरा बेटा क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर, 3 आएगा। 3 आ रहा है क्या, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 3 केल्विन आ रहा होगा। अब अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ही तो निकालते हैं ना, हाँ या ना। तो ऊपर वाले में मेरा डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 केल्विन आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, 3 केल्विन आ रहा है। तो करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, सी वाला करेक्ट। अब समझ में आया, जो बच्चे बी बोल रहे थे क्या गलती करी थी, ग्राफ तो आपने सही प्रिडिक्ट किया था बट जो ये वाला पार्ट था जो भी मैंने लास्ट में करके दिखाया वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन जब मैं दिखाती हूँ तब सोल्व नहीं हो रहा है लेकिन मेरे कराने के बाद सोल्व हो रहा है तो ठीक है, राइट। चलिए हाँ सी इसका करेक्ट होगा। पलक पलक शर्मा जो डीपीपी आई है वो आपने ही भेजी थी क्या मेरे को, पलक? मैम नो, मैं तो फैमिली फंक्शन में गई थी, आज दोपहर में आई हूँ। अच्छा आई गेस हाँ मैं आपको कल या भी रात को ही सेंड कर दूंगी। नहीं मेरे पास एक पलक की आई थी, वो दूसरी पलक होगी, ठीक है। हाँ कोई मैम वो बात- सेम है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा ऊपर हेडिंग डालिए के एफ एंड के बी ऑफ सॉल्वेंट। जो आपको मैंने बोला था ना क्वेश्चन नंबर 11 स्किप कर देना, वो एक्चुअली अभी जो कराऊंगी ना हो जाएगा उससे। देखो वैसे तो के एफ और के बी आपको गिवन होगा पेपर में, और ऐसा कोई जो भी मैं आपको लोगों को बताने जा रही हूँ बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी वो पॉपुलर है JEE में, बेशक वो मैं मेंस की बात करूँ एडवांस की, बट कई बार उसका मन दिमाग घुमा तो वो पूछ सकता है एग्जामिनर, जैसे 2025 में पूछा था, ठीक है। सो जब आपको मेरा बेटा के एफ एंड के बी की वैल्यू नहीं दे रखी होगी तब आप क्या करेंगे वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे लिखिए फॉर्मूला, अगर आपको के एफ नहीं दे रखा होगा तो फॉर्मूला, आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं ध्यान रखना, इस और कुछ भी नहीं ध्यान रखना। तो के एफ आप लिखेंगे क्या होगा, R T नोट F स्क्वायर इनटू कैपिटल M। अभी ये है क्या चीजें वो मैं आपको बताऊंगी, अभी वो मैं आपको बताऊंगी। 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन सारे बच्चे लिखेंगे, सारे बच्चे लिखेंगे, फिर मैं इसके बाद बताऊंगी इनका मतलब क्या है। के बी लिखेंगे R T नोट B स्क्वायर इंटू कैपिटल M 1000। अब देखो आपका फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, के एफ क्या है आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे वेपोराइजेशन की जगह क्या लिखोगे तुम, फ्यूजन लिखोगे, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता था याद करो, सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में होता था। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था आपका, लिक्विड वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, वेपोराइजेशन लिखूंगी। यस आर के ऊपर स्क्वायर नहीं है मेरा बेटा, टी नोट एफ के ऊपर है स्क्वायर, आर के ऊपर तो मैंने लगाया ही नहीं। चलिए अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या इंडिकेट करे। तो बेटा अगर मैं दोनों रिजल्ट्स की बात करूं तो आर तो गैस कांस्टेंट है, सुना है सबने, गैस कांस्टेंट सुना है, यस मैम। ठीक है। अब गैस कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी कि किस यूनिट में आपसे पूछा है। अगर मान लो जूल में है तो आप, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है, राइट, डेल्टा एच फ्यूजन इज योर एंथैल्पी, एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे आप, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट। तो दोनों में जो आर है वो क्या है आपका, गैस कांस्टेंट है। टी नोट एफ क्या है मेरा बेटा, टी नोट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, अभी बताया था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट,
बोलो हाँ, हाँ सर। या ना। और टीबी नोट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर Pure सॉल्वेंट। solvent. बात बनी? ठीक है ये तो, हाँ मैम ठीक है। और कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये लिख लीजिए। और यहाँ पे लिख लीजिए डेल्टा एच फ्यूजन क्या है? हाँ, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये है आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और ये है मेरा बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसको कई बार लेटेंट हीट भी बोल देते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एक बार ये लिख लो, एक बार मुझे थम्स अप करो, फिर एक चीज और बताती हूँ इसमें। बच्चे जो लेट आ रहे हो प्लीज थोड़ा टाइम पे आया कीजिए, 15 मिनट ऑलरेडी क्लास के हो चुके हैं, ठीक है। बेटा जो पूनम चौधरी के नाम से ज्वाइन किया, आपका नेम क्या है? मैम ईशा। मनीषा नेगी? ईशा देवी। ईशा देवी, ओके ओके, ठीक है बेटा। बच्चों आप लोगों को थोड़ा अगर याद हो, इक्विलिब्रियम ने थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था, जब हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, मतलब जब आपका फेज चेंज होता है तो उसमें जो एंट्रोपी होती है वो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी होता है। किसी ने पढ़ा है ये रिलेशन? ओके, काफी बच्चे बोल रहे हैं हाँ मैम पढ़ा है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाला रिलेशन। क्यों ये करा रही हूं मैं मेरा बेटा? अगर मान लो आपका डेल्टा एच फ्यूजन है तो मैं इसको डेल्टा एस इंटू टी लिख सकती हूँ, राइट? जिसने नहीं पढ़ाई तो के आप इसको लिख लीजिए बेटा एक बार, ठीक है। और अगर डेल्टा एस वेपोराइजेशन होगा तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी, और डेल्टा एच वेपोराइजेशन को आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा एच इंटू टी, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगी। चलिए मैम हाँ डेल्टा एच वेपराइजेशन को क्या और क्या लिख सकते हैं? लेटेंट हीट भी बोलते हैं बेटा, इसको लिख सकते हो ओके मैम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इसको बोल सकते हो आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो क्या पता वो कई बार ये भी लिख के दे दे LF, और यहाँ पे वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है तो LV भी लिख के दे दे, ठीक है। बाकी अभी तक आया नहीं ऐसा जेई मेंस में, बट हाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम ऑस्मोसिस पे आते हैं। आ जाओ जल्दी आओ। आप में से वो बच्चे हैंड रेज करेंगे अब जिनको मतलब पता है ऑस्मोसिस का। चलो चलो, मजे आएंगे इसको पढ़ने में, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, और इसमें बहुत बच्चों की मिसकॉन्सेप्शन होती है जो आज तुम्हारी बदल जाएगी। ओके वेरी गुड, कृष्णा को पता है, पलक, प्रिंस, अच्छा काफी बच्चों को पता है, वेरी गुड। रिद्धिमा, स्नेहा, आदर्श, सुमित, साहिल, वेरी गुड। रिद्धिमा आप बताओ। अब ये मत सोचना मैम गलत बता देंगे तो क्या होगा, जो तुम्हें पता है, जो तुमने स्कूल में पढ़ रखा है या कहीं और से, मुझे ये बताओ ऑस्मोसिस से आप क्या समझते हो, मतलब क्या आता है ऑस्मोसिस का नाम सुन के? मैम जब कोई पार्टिकल जैसे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब कोई सिलेक्टेड पार्टिकल्स ही होते जो पास कर सकते हैं, बाकी नहीं होते। वेरी गुड, काफी सही बोला रिद्धिमा, वेरी गुड। देखो मेरा बेटा, आपने ना कुछ प्रोसेस सुने होंगे, डिफ्यूजन तो सबने सुना होगा लोअर क्लासेस में, राइट? डिफ्यूजन सुना है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। देखो अब क्या होता है ना, ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये प्रोसेस है, डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, इनमें ना हम एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मेम्ब्रेन ले सकते हो। आपके एनसीईआरटी में पिक्स ब्लैडर की एक मेम्ब्रेन दी हुई है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो ये मेम्ब्रेन होती है ना बेटा स्पेशली, वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि उसमें से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास हो,
बाकी इम्प्योरिटीज पास ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होंगे उसमें जो होल होंगे, जिसमें छेद होंगे, वो वैसे होंगे कि उसमें से सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। ऐसी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं बेटा जिसमें से सोलवेंट के अलावा कुछ छोटी छोटे जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ऑस्मोसिस का तो उसमें हम ऐसी ही मेम्ब्रेन को सिलेक्ट करते हैं जहां पे सिर्फ किस पार्टिकल का मूवमेंट हो, फ्लो हो, सोलवेंट पार्टिकल्स का क्या हो, मूवमेंट हो। गेटिंग माई पॉइंट और नो? ठीक है, तो कई बार बुक्स में लिख देते हैं, इसके लिए हम ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन जो है यूज करते हैं। तो बेसिकली ऑस्मोसिस वाले केस में हमें वो वाली मेम्ब्रेन सिलेक्ट करनी है जहां से सोलवेंट के पार्टिकल मूव करें, सोल्यूट के पार्टिकल्स मूव ना करें। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको एक तो पॉइंट पता चल गया कि सोलवेंट के पार्टिकल्स का फ्लो होगा, राइट? जैसे कि आप पहले समझ लो, लिखने का नहीं है, लिख लेना आराम से, क्योंकि आज समझने वाला बहुत ज्यादा है। अभी न्यूमेरिकल बहुत देर बाद आएंगे, पहले आप थ्योरी समझेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आधे से ज्यादा टाइम थ्योरी में लूंगी आज, राइट? चलिए, तो अगर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है मेरा बेटा, तो इसमें ना आप सेकंड वाले को छोड़ो, जो फर्स्ट वाला बीकर है उसमें आपको क्या दिख रहा है मेरा बेटा? उसमें आपको क्या दिख रहा है? इस तरीके से सॉल्यूशन और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिख रही है आप लोगों को। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो मान लेते हैं जो ये सॉल्यूशन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, और मान लेते हैं जो ये वाली सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2 है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा जी, हाँ मैम ठीक है। और मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो C2 की ज्यादा है C1 से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? C2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उसमें वो सॉल्यूशन कम डाइल्यूट है, राइट? उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम है, सोल्यूट भी प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, और C1 हम मान लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट है, मतलब ज्यादा उसमें सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। मान लो ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नो? और जो इसमें हम सोल्यूट लेंगे वो कौन सा होगा, बोलो? प्योर, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसका वेपर बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है, राइट? अच्छा, अब क्योंकि मेरा बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, अब नाम से ही पता चल रहा है सेमी आधा, परमेबल मतलब परमिट, तो कौन से वाले मॉलिक्यूल्स को वो परमिशन देगा अपने अंदर से आने के लिए? सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को परमिशन देगा। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो हाँ या ना? यस मैम, यस मैम। तो अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, यहाँ पे भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो जाएंगे यहाँ पे। अब सॉल्यूशन वाली साइड भी माना कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम है, लेकिन है तो सही ना, तो वो भी जा सकते हैं। बोलो, मूवमेंट इनकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, यस और नो? यस मैम। लेकिन जो हमारा नेट फ्लो होगा, मूवमेंट का, वो कहां से कहां होगा? नेट फ्लो जो होगा वो कहां से कहां होगा? फ्रॉम, लिखो, हाई टू लो, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन किसकी? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तुम लोग रट्टा मार लेते हो, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। अगर आप मुझे ये बोल रहे हो ना कि मैम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज जनरली हम जो हायर कंसंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं वो उसके लिए करते हैं जहां पे हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है। तभी मैंने जान करके बोला हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, नेट जो फ्लो होगा, जो नेट मूवमेंट तुम्हें दिखेगी वो वहां से दिखेगी टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की साइड पे। यस और नो? ठीक है, यस मैम। लक्ष्य, और मैं नाम लेती हूँ बच्चों का, कृतिका, रिद्धिमा, आदित्य, सानिया, सुमित, पलक, अभिषेक, एंजल, सुनिधि।
ठीक है, तो मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि ऑस्मोसिस में क्या सिर्फ एक ही जगह से फ्लो हो रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं, फ्लो तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का दोनों साइड से हो रहा है, सॉल्वेंट की साइड से भी, सॉल्यूशन की साइड से भी, लेकिन जो नेट फ्लो हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है? हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। प्रिंस, मैंने सिर्फ ये बोला है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास होंगे, और अभी मैंने कुछ नहीं बताया है, राइट? चलिए, अब मेरा बेटा मुझे ये बताओ कि सॉल्वेंट के जहां पे सिर्फ मॉलिक्यूल्स है, एक मेरा सॉल्वेंट है और एक मेरा सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि वहां पे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगी तो वहां पे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, तो सोल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? कुछ इंटरेक्टिव फोर्सेस होंगे, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कम हो जाएगा, हाँ या ना? कोई बात नहीं, कलेक्शन, राइट? तो अब मेरा बेटा ये मूवमेंट कब तक करेगा सॉल्वेंट? ये देखो, यहां से जैसे ही सॉल्वेंट जा रहा है, देख रहे हो आप, तो जो वॉल्यूम है, जो सॉल्वेंट की साइड है, वहां पे देखो कम हो गया, देख रहे हो, और सॉल्यूशन की साइड बढ़ गया, देख रहे हो आप, हाँ या ना? दिख रहा है? और ये कब तक मूवमेंट होती जाएगी? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक दोनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की साइड पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे देखो ये कितना राइज हो रहा है, इधर देखो इतना राइज हो रहा है ना, ये देखो, देखो इधर इतना राइज हो रहा है, तो ये इतना राइज हो रहा है, तो ये क्या लगा रहा है? प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और इसी प्रेशर का नाम क्या होता है मेरे पास? बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। फाई से आप लोगों की बुक्स में डिनोट किया जाता है। अब आपकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है? बुक्स में क्या एनसीईआरटी क्या लिखती है कि भाई साहब, जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो सॉल्यूशन की साइड पे, ताकि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो रुक जाए, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या नाम दिया गया है? ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है। और मैंने भी यही बोला है तुम्हें, ठीक है? और मूवमेंट का, और ये जो प्रेशर है ना, क्योंकि मैंने डायग्राम से दिखाया है, राइट? तो जो ये प्रेशर है, जितना लग रहा है वो सफिशिएंट है आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए। अब इस बात को मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ठीक है? रिपीट करूंगी लक्ष्य, डोंट वरी, आई नो नई चीजें हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है? तो मैं 1 बाय 1 चलूंगी कि मैंने क्या बताया। हाँ मन्नत बोलो, कुछ कह रही हो मन्नत? सुमित कुछ कह रहे हो? मैम आपने जैसा भी बताया कि जो सेकंड वाले फिगर में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो फिर क्या उसमें मतलब मूवमेंट होगी सॉल्वेंट या फिर उसकी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड पे, यही बोल रहे हो ना? यस मैम। नहीं, देखो, जब तुमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया, वो एक्स्ट्रा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब जितना वो प्रेशर लग रहा है ना, इतने प्रेशर से क्या हुआ, जो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था ना सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, वो रुक गया है। लेकिन अगर तुम उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे ना, तो फिर प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, जिसको मैं आगे सिखाऊंगी, रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट? डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेरा बेटा, ठीक है? चले, केमिस्ट्री में आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की आप फिजिक्स में बात करते हो। चलो मैं आगे, अब मैं 1 बाय 1 चीजें बताती हूँ कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है जी? चलो आओ, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा एक बार और रिपीट कर रही हूँ क्या बोला मैंने, ठीक है? चलो, मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्या है मेरा बेटा? सॉल्यूशन है, ठीक है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्लस आपका सॉल्वेंट। गेटिंग माय पॉइंट? सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है, ठीक है, जो वेपर बनाने की टेंडेंसी रखता है। ध्यान से सुन लो, बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम वहां पे ऑलरेडी समझ के आ चुके हो। और यहाँ पे आप मान लेते हैं हम क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बोलो। और ये क्या है मेरी? बोलो।
सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर से बोलूं क्या बोला था मैंने ये बोला था कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू आपके सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। अब यहां से भी जा सकते हैं सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स और मेरा बेटा यहां से भी जा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जो नेट फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा? नेट फ्लो जो आपको दिखेगा वो कहां से दिखेगा मेरा बेटा? यहां से यहां दिखेगा, हाँ या ना? सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, या यू कैन से dilute solution side to concentrated solution, या you can say higher concentration of solvent side to low concentration of solvent। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट आपको यहाँ से दिख रहा है तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, मान लेते हैं पहले यहाँ तक था, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था? ज्यादा था। अभी सिर्फ बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था मॉलिक्यूल्स पे, राइट? ठीक है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भाग रहे थे, राइट? अब जैसे ही वो सॉल्यूशन की साइड जाएंगे तो इसका लेवल बढ़ेगा, हाँ या ना? ठीक है, इसकी कुछ हाइट होगी कॉलम की h, राइट? तो अब क्या होगा? जो ये बड़ी है, ये जो हाइट बड़ी है, देखो यहां से यहां तक, देखो इधर यहां से यहां तक, ये क्या कर रही है? एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रही है। क्या क्रिएट कर रही है? एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रही है। और इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को मैं क्या नाम दे रही हूँ मेरा बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये वो प्रेशर है जो एक्स्ट्रा प्रेशर मैं बात कर रही हूँ ना, जो अप्लाई हो रहा है, इस पे आपका जो सॉल्वेंट जो जा रहा था सॉल्यूशन की साइड पे, अब वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, राइट? आपके एनसीईआरटी की बुक्स में क्या दिखा रखा है मेरा बेटा? कि सॉल्वेंट की साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर भी लग रहा है, हाँ या ना? बोलो। ठीक है, और अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो अच्छी, नहीं भी पढ़ रहे या पढ़ रहे हो, तो वहां पे ये लिखा हुआ है, इसका जो कॉलम की हाइट है वो h है, तो रो एच जी से आप जो वैल्यू निकाल के आओगे वही किसके इक्वल है? आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में इतना नहीं पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? बस मैंने आपको बता दिया है, हालांकि इतने काम की चीज आप लोगों के लिए नहीं है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि दोनों साइड से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होगा, लेकिन जो नेट फ्लो होगा वहां से वो कहां से कहां होगा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा पॉइंट, जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई हो रहा है टू स्टॉप, किसको स्टॉप करने के लिए? क्योंकि कि सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो रुक जाए। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अब सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड ना जाए, वो क्या होगा? बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा, क्योंकि पहले इसका वेपर प्रेशर क्या था मेरा बेटा? देखो इधर ज्यादा था, यहाँ पे क्या था? कम था, और ये तब तक होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस का, ठीक है? ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि बनाना है तो बना लीजिए, फिर मैं आती हूँ रियल लाइफ में आप ऑस्मोसिस को कहाँ कहाँ देख सकते हो। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं सारे तो नहीं लूंगी, क्लास ही खत्म हो जाएगी इतने में बताते बताते, राइट? तो मैं जो इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ताकि आपको फील आए ऑस्मोसिस कहाँ होता है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? चलिए, तो ये आपको क्या दिख रहा है? किशमिश दिख रही है, रेजिन दिख रही है, सबको खाते हो सारे रात को सोक करके, ओवरनाइट इसको सोक करके, ठीक है? आप क्या करते हो? एक बाउल में किशमिश और बेसिकली उसको पानी में क्या करके रखते हो? डिप करके रखते हो, राइट? सुबह तक आप देखते हो तो वो फूली ही होती है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं तो स्वेल। तो मैं भी नहीं खाती सुनिधि, मुझे भी नहीं अच्छी लगती ठीक है, स्वेल हो जाता है। तो होता क्या है मेरा बेटा? जो एक किशमिश है, इधर देखो, इधर देखो, जो आपकी किशमिश है, इसकी जो ये वॉल है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है। और अगर आपने इसको पानी में रखा हुआ है, तो मैंने क्या बोला? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ना, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो जब आप इसको पानी में रखोगे तो पानी
इसके अंदर फ्लो करेगा, तभी आपकी जो किशमिश होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है जी। मैम रिपीट करना एक बार फिर से। मैं कह रही हूँ जब आप रात को पानी, इसको किशमिश को रखते हो पानी में, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? हाँ, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है इसकी। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है मेरा बेटा, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब हाई कंसंट्रेशन कहाँ है सॉल्वेंट की, ये पानी। लो कंसंट्रेशन का है किशमिश के अंदर, तो कहाँ जाएगा पानी, बाहर से अंदर, तभी किशमिश आपकी फूल जाती है। ठीक है, और जो आपकी मम्मी दादी अचार खाते हो, अचार, ठीक है, खाते हो अचार, आम का अचार है ना, और भी अचार आप खाते हो, तो बेसिकली क्या होता है, जो अचार को आप डालते हो, देयर आर मैनी एग्जाम्पल बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो जब आप अचार को सॉल्टी उसमें रखते हैं मेरा बेटा, ठीक है, सोल्ट वाले सॉल्यूशन में रखते हैं, तो क्या होगा, अब जो सॉल्यूशन है वो सोल्टी है, मतलब उसमें क्या है, पानी की जो अमाउंट है वो कम है, तो पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, मैंगो से आपके सोल्टी सॉल्यूशन में, तभी आपके जो मैंगो है वो क्या हो जाते हैं, श्रिवल हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, है ना। याद है, मतलब देखा होगा आप लोगों ने, जब आप अंबिया लाते हो ग्रीन कलर वाली जो होती है आपके कच्चे आम वाली, तो पहले तो वो बहुत आपको बड़ी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब उसका अचार बन जाता है तो वो पिचक सी जाती है, देखते हो आप, तो ऑस्मोसिस राइट। और ये गागल वाला जो मैं भी बता रही थी आपको स्टार्टिंग में, अगर हमारे गले में दर्द है तो हम क्या करते हैं, गागल करते हैं, तो होता क्या है, हमारे जो गले में जो बैक्टीरिया हो चुका है पैदा, ठीक है, जो बैक्टीरिया है उसकी जो बोल है वो सेल में उसकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, तो जब अपने मुंह में आप सोल्टी वाटर डालते हो, सोल्टी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा है, ठीक है, और जो ये अंदर बैक्टीरिया उसमें क्या पानी है, तो पानी क्या करता है, पानी क्या करता है, कहां से कहां फ्लो करता है, वो हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो वो बाहर निकल जाते हैं, और जो आपका ये जिसकी वजह से जो ये बैक्टीरिया ये सब है वो पिचक के मर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या लेते हैं मेरा बेटा, सोल्टी वाटर को यूज करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं आदित्य, इट्स ओके, आप रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपसे एग्जाम्पल तो नहीं कोई पूछेगा जेडब्ल्यू में, बस एक मैंगो वाला एग्जाम्पल एक बहुत साल पहले 2017-16 में पूछा गया था, अब वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बना रहे हैं, जैसे 2023 में उन्होंने क्वेश्चन बनाया था यही सॉल्वेंट वाला, बच्चों को क्या रहता है कि सॉल्वेंट की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, सिर्फ हाई कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन एक्चुअल में वो क्या रहा है, दोनों साइड से हो रहा है, लेकिन वो नेट फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है जो तुम पढ़ते हो। ठीक है, तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। हाँ साहिल, मैम जो प्योर सॉल्वेंट है मैम उसकी वेपर प्रेशर में हमेशा ज्यादा ही होगा। यस, अगर आप प्योर सॉल्वेंट ले रहे हो कोई भी, और एक आप सॉल्यूशन ले रहे हो, तो सॉल्यूशन में आप क्या कंसिडर कर रहे हो, सोल्यूट कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, जो कि नॉन वोलेटाइल है, और सॉल्वेंट आपका है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ आपका सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर है साहिल, जबकि सॉल्यूशन में उसमें आपने सोल्यूट भी डाल दिया, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या होंगी, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कुछ इंटरेक्टिव फोर्सेस होंगे, तो जिसकी वजह से आपका जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में वो कम हो जाता है। ठीक है, बिकॉज आप उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है बेसिकली डाल रहे हो, जिसकी वजह से कम हो जा रहा है। राइट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक बार पढ़ लो, इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंफर्म कीजिए सारे बच्चे, अंजलि, अनुज, सुनिधि, अतुल, आदित्य, 2 हैं इस क्लास में। अच्छा, आदित्य शर्मा नहीं, मेरे को आप मेरे को डीपीपी करके दिया करो भाई। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इसी को आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हो। अब एक बात बताओ, तुमने इतना कुछ सीख लिया, एक डेफिनेशन को तुमने नोटिस किया, मैं बहुत बार रिपीट किया मैंने इसको आज,
क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि मैं तुम्हें ये बता पाऊं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे कर रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप सोल्यूट ज्यादा डालते जाओगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करेगा जब दोनों साइड वेपर प्रेशर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं ये लिख दूं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। क्या कहते हो? यस मैम। बहुत ही बढ़िया। यस मैम। और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उस केस में क्या होता है, बढ़ता है। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन के और टेम्परेचर के। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा के मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख दूं? देखना एक बार। देखो अभी यस मैम। आर क्या है? आर आपका यस, ये सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है। अब पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा रही हूँ, यही तो पढ़ा रही हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे कर रही है, सोल्यूट पार्टिकल पे तो डिपेंड कर रही है ना मेरा बेटा। ठीक है, और सी क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ पे आर क्या, गैस कांस्टेंट है। पहले सुन लो, आई विल टेक योर डाउट्स आफ्टर 5 to 10 मिनट। सुन लो पहले ध्यान से, ठीक है। अब पाई क्या है मेरा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। और जनरली जो आपको इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की जो यूनिट्स दी जाएंगी इन वाले क्वेश्चंस में, वो एटमॉस्फेरिक होगा आपका। अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो आर की यूनिट भी क्या लेनी पड़ेगी, एटमॉस्फेयर वाली लेनी पड़ेगी, यानी कि 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। सुना है ये वैल्यू? सुना है? इसको आप 1/12 भी लिख सकते हो कैलकुलेशन आसान करने के लिए। कैलकुलेट करते हो इसको। सुनिए, बहुत ही अच्छी बात है मेरा बेटा। 1/12 को कैलकुलेट करना, यही आएगा 0.082 0.083 के आसपास। कई बार ये हमें ना बहुत मुश्किल कैलकुलेशन से बाहर निकालती है ये वाली चीज 1/12। ठीक है मेरा बेटा, टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में लेना है तुम्हें, बोलो? केल्विन में। केल्विन। चलो इसको और मॉडिफाई करते हैं, मतलब और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये तो याद करना ही करना है। उसके अलावा कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलारिटी इज अ कंसंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बोलो। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है जी, देखो अब यहाँ पे लिख लो मेरा बेटा, W2 है क्या, W2 है अपना क्या बोलते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, रेट ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बोल दो बेशक। ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और ये क्या, V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, किसमें, लीटर में, ठीक है। इसको लिख लीजिए मेरा बेटा, लिख लिया? लिख लो एक बार। मैम पाई के आगे आपने ये के कांस्टेंट लिखा, कहाँ पे मेरा बेटा? मैम जहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा है पाई इक्वल्स टू के आर टी। CRT, के नहीं है बेटा, C है, C फॉर कैट। यस। आई होप सभी ने लिख लिया, और अराउंड 90 स्टूडेंट्स हैं यहाँ। डन, चलिए ओके।
अब यहाँ पे 3 सॉल्यूशन की बात आती है, 3 टाइप के सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, राइट। इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आइसोटोनिक है। तुम चाहे बोर्ड का एग्जाम दे लो, जेई का एग्जाम दे लो या कोई भी और एंट्रेंस दे लो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन से सवाल आता है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मान लो क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो क्या मूवमेंट होगी? क्या नहीं होगी ना, होगा नहीं। और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो मैं बोल सकती हूँ उन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो मतलब मैं ये बोल दूं, लेट से मेरे पास 2 सॉल्यूशन है 1 और 2 और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो π1 इज इक्वल टू π2 किसकी हो जाएगी, आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन का हो जाएगा। यानी कि मैं लिख दूं यहाँ पे ठीक है, दोनों साइड ही कोई मूवमेंट नहीं होगी, बताओ, ठीक है। और ये भी आप लिख सकते हो, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर π1 इज इक्वल टू π2 है तो मैं बोल दूं C1 इज इक्वल टू C2 होगा। Yes. ये आपको ध्यान रखना है। क्यों रखना है, अभी आगे चल के पता चलेगा जब तुम क्वेश्चन करोगे। हाइपोटोनिक क्या होता है मेरा बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। मान लो तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब दोनों सॉल्यूशन का क्या होने वाला है, देखो लेट से π1 है और π2 है। मान लेते हैं कि जो π1 जो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो जो सेकंड वाला सॉल्यूशन है ये क्या है, अब हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। गेटिंग माय पॉइंट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है। और π1 क्या हो जाएगा फिर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। रटना नहीं है, इसको याद कैसे करोगे, गौरव हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो हाइपरटोनिक और दूसरे वाले की जो कम होगी वो कैसा होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाँ गौरव, मैम यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे होंगे। हाँ टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर एस्मोटिक प्रेशर भी फिर चेंज हो जाएगा। एट अ गिवन टेम्परेचर मैं बात कर रही हूँ मेरा बेटा, फिर ठीक है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने C1 C2 क्या कैसे लिखा, इधर आओ, C1 RT C2 RT। मैम इसीलिए पूछा था। हाँ नहीं बिल्कुल सही पूछा है गौरव, तुमने बहुत सही पूछा है। अब मैंने ये एक चीज नहीं लिखी तो हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए, तो ध्यान रखना यहाँ पे R तो कांस्टेंट है, T भी यहाँ पे सेम है, तो दैट इज वाई C1 इज इक्वल टू C2, ठीक है जी। चलिए ये वाला दिख रहा है, चलो ये फोटो देखो, फोटो से देख के क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, देखो कोई भी एग्जांपल देख लो, ये वाला देख लो, अंडे वाला, एग वाला देख लो। जब तक तुमने एग को की कहीं पे रखा नहीं था तो ऐसे दिख रहा था, जैसे ही तुमने उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो मतलब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है कहाँ से कहाँ जाएंगे, बाहर से अंदर जाएंगे, तभी देखो अंडा फूल गया, स्वेल हो गया, राइट। करके भी देख सकते हो घर जो एग खाता है। यहाँ पे क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया अंडे को, मतलब जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, वो पिचक गया है, दिख रहा है। और ये देखो आपके रेड ब्लड सेल्स का क्या हाल हो रहा है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, ठीक है, तो कुछ नहीं हो रहा, एकदम मस्त दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो जो आपको क्या बोलते हैं, जैसे हम ग्लूकोज की ड्रिप वगैरह चढ़वाते हैं ना, ग्लूकोज चढ़वाते हैं, हमें ड्रिप चढ़ती है, तो जो हमारे अंदर जाता है वो क्या करता है, जो
आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है, जो आपको ड्रिप चढ़ी हुई है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन और जो आपका ब्लड में उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, तो वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है और वो मेंटेन भी वैसे ही करके चलना होता है सोल्यूशन को। अगर आपका सुनो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा, ठीक है, तो पिचक गए सेल, देख रहे हो पिचक गए, पानी बाहर निकल रहा है, पिचक गए। और अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा तो स्वेलअप हो गया, दिख रहा है आपको, फूली हुई दिख रहा है क्या, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है जिसको सिर्फ आपको पढ़ना है, नोट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको बस समझा दिए। हाँ गौरव। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड करना, एग वाली। हाँ लो अंडे वाली। मैम जब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो डाला गया है ये एग, तो मैम उसकी कंसंट्रेशन तो कम है, तो मैम ऑस्मोसिस की डायरेक्शन तो अंडे से बाहर की तरफ होनी चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, जो आपने सॉल्यूशन लिया है ना गौरव, वो हाइपोटोनिक है, ठीक है। हाँ जो सॉल्यूशन आपने लिया, अब सॉल्यूशन हाइपोटोनिक मतलब क्या हुआ, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब वहां पे क्या है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ये मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो जब Yes, आप ma'am. अंडे को प्लेस कर रहे हो तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तभी वो फूल गया है, ठीक है। तो मैम अंडे की यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है कम है? ज्यादा है, उसके अंदर जो ये आपका बेसिकली आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करे, तो मतलब इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तभी फ्लो ऐसे हो रहा है। और इस केस में क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, अब जो आपने सॉल्यूशन लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो फ्लो कहाँ होगा, अंडे से बाहर की तरफ, तभी ये तुम्हें पिचका हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। आप ये करके भी देख सकते हो घर में, क्या करना, एग आप लोगे ना तो उसकी वो शेल उतार देना और उसको नमक वाले पानी में रखना, तो क्या होगा, ठीक है, ठीक है, कर सकते हो आप लोग। मैम उसके बाद हाइपरटोनिक में हायर टू लोअर होती है? नहीं, ऐसे मत समझो चीजों को मेरा बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, सोलवेंट मॉलिक्यूल का, जहां पे सोलवेंट मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से मूवमेंट होती है। तो एक मैं बोल रही हूँ लो कंसंट्रेशन, एक मैं बोल रही हूँ हाई कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, लो कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इसमें सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट इधर की साइड होगा, इस तरीके से, राइट। क्या मैम आप समझो। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये फंडा था हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का। आगे चलूं, यस मैम। हाँ जी, बढ़िया, ठीक है, चलिए। ओके, अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है उल्टा उल्टा काम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ऑस्मोसिस में हमने क्या किया था, ऑस्मोसिस में हमने क्या किया था कि हम जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे थे, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दे रहे थे, वो उतना प्रेशर लग रहा था कि जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट थी सॉल्यूशन की साइड पे, वो रुक रहा था। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर मान लो जो प्रेशर है आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा अप्लाई कर दो, देखो ये वो प्रेशर था जिसपे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जो फ्लो है सॉल्यूशन के साइड वो रुक गया था। लेकिन अगर आप प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा लगा देते हो, तो अब क्या होगा, सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन की साइड है वहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जाएंगे दूसरी साइड, ठीक है। हमें का दोबारा समझना। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जो सॉल्यूशन की साइड पे आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया हुआ था, वो वाला प्रेशर था कि आपका सॉल्वेंट का जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्यूशन की साइड जाने पे रुक जाए, बेसिकली उनका फ्लो रुक जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, राइट। अच्छा, लेकिन अगर प्रेशर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दोगे तो होगा क्या, अब सॉल्यूशन की साइड से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, भागेंगे। इसको मैं बोलती हूँ गंदे पानी से साफ पानी की ओर, आरओ इसका एग्जाम्पल। ये रिवर्स ऑस्मोसिस वही है आपका आरओ।
आपके आरओ में भी तो क्या होता है, गंदे पानी से साफ पानी तो आ रहा है ना आपके आरओ में, बोलो। ठीक है, तो जो उसमें आपकी इम्प्योरिटीज हैं वो रह जाती हैं, ठीक है, और जो आपके वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपका साफ बेसिकली पानी है, वो आपको मिल जाता है। लेकिन आरओ का पानी क्या है, आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। इससे हमें, सुना होगा आपने, जो आरओ के पानी से बहुत सारे मिनरल्स हमें नहीं मिल पाते हैं, राइट? सुना है ये वाली बात आप लोगों ने? यस मैम। प्योरीफाई करता है बस। कैंटारो सबसे अच्छा शुद्ध पानी, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं, वाटर को डिस्टिल कर देता है। यस, बहुत मिनरल मर जाते हैं, यस, बहुत मिनरल्स हमें नहीं मिल पाते हैं, यस यस, ठीक है। विराट कोहली देखा कौन सा पानी पीता है, ये थोड़ी ना पीता है, उसका आता है फ्रेंच का पानी। 600 रुपए की बोतल आती है उसकी, पूरे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, फ्रांस से। नाम भूल गई थी मैं, देखो सब पता है तुम्हें। चलिए ठीक है, और इसमें जो स्पेशल टाइप की बेटा मेम्ब्रेन यूज होती है, पार्चमेंट पेपर यूज होता है आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, या फिर सेलुलोज एसीटेट, ये वाली मेम्ब्रेन भी यूज की जाती है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे अप्लाई करो एक्स्ट्रा प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है सॉल्यूशन की साइड पे, ठीक है मेरा बेटा। हाँ जी, तो जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में ऑस्मोसिस पल्ले पड़ गया। ऑस्मोसिस में क्या होता है, कहाँ से फ्लो होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सब क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जो भी मैं तुम लोगों को करवाने वाली हूँ, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया मेरा बेटा, जिसको अगर नहीं पढ़ा वो क्लास के बाद रुक जाना एक बार। चलो ठीक है, आ जाओ। इंपॉर्टेंट केसेस मैं बताऊंगी अभी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी ताकि आपको दिखे कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। आ जाओ इधर, ठीक है, आओ। ओके मेरा बेटा, ओके, बहुत ही बढ़िया। एक बार जरूर इसको थ्योरी को पढ़ लेना अपनी एनसीईआरटी से, ताकि जितना भी पढ़ाया है वो एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और उसको ना भूलो। देखो ये क्वेश्चन मैं कराती हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें, देखो इधर। ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ध्यान से सुनना, सुक्रोज का सॉल्यूशन तैयार किया गया है, मोलर मास है उसका 342, मैंने कहा था ना याद भी रखना तुम लोग, राइट। इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.4 ग्राम ऑफ इट पर लीटर। क्या सोचा, क्या समझे कि जो सुक्रोज है बेसिकली उसका सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको प्रिपेयर किया गया है इतने ग्राम डिसॉल्व करके पर लीटर में, यानी कि वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, और मास कितना है बेटा W2 68.4 ग्राम। क्या ये समझ में आया? यस मैम। आर की वैल्यू तुम्हें, ये मैं करवा रही हूँ, आर की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है। आपको पूछा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल सा फॉर्मूला है जो अभी मैंने बताया था, W2/m2V into R into T। ये भी जेई का क्वेश्चन है, बट ये बहुत पहले पूछा गया था, पहले मतलब 6 साल पहले, ठीक है। तो ये आपको जरूर समझना है कि क्वेश्चन का, मैं हमेशा कहती हूँ एकदम से हाई लेवल क्वेश्चन पे नहीं जाना, पहले आप 4-5 क्वेश्चन ऐसे किया करो जो बेसिक होते हैं, ताकि समझ में आए कॉन्सेप्ट। चलिए, गिवन मास कितना है मेरा बेटा 68.4, इसका यूनिट साथ लिखते जाओ। मोलर मास दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 लीटर, और ये कितना दिया हुआ है, इसको 1/12 भी लिख सकते हो वैसे आप। टेम्परेचर मेरा बेटा कितना है 273। अब देखो ग्राम से ग्राम गया, पर मोल से पर मोल, लीटर से लीटर गया, केल्विन से पर केल्विन गया। आंसर किसमें आएगा तुम लोगों का, देखो ध्यान से, दिख रहा है, एटमॉस्फेयर में आएगा। इसका आप अप्रोक्सीमेशन लोगे तो फंस जाओगे ए और डी में, ठीक है। इसका लेकिन आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। आ रहा है क्या कोई आंसर? लक्ष्य, प्रिंस,
अनुज कह रहा है ए, कृतिका चौधरी, सुमित ए कह रहा है, तो सबका ए आ रहा है क्या? ए आ रहा है तो बहुत सही है। 4.48 के आसपास आपका इसका आंसर आ जाएगा। अप्रोच करने आया, कैसे करोगे अप्रोच क्वेश्चन को? ठीक है बेटा, क्लास से नहीं जाना है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर मैं क्लास को छोड़ दूंगी फिर ये चैप्टर खींचता चला जाएगा। ठीक है, बैठे रहो आराम से क्लास में। ठीक है, 15 मिनट्स लगा के चला करो, एक्स्ट्रा लूंगी। और अच्छी बात ये है कि आप लोगों में से बहुत बच्चे जो है बैठे रहे हैं 1 घंटे तक, बहुत बढ़िया बात मेरा बेटा। ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन करें, और ये आया था तुम्हारा जेई 2024 में। देखो, ऑस्मोटिक पढ़ो, पढ़ो एक बार, तुम पढ़ो। और जब भी आप लोग क्लास में आते हो तो ये सोच के आया करो कि 10-15 मिनट क्लास चलेगी, एक्सटेंड होगी। मैम हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू बतानी है इसकी। हाँ, ये वाला वो था, इंटीजर बेस्ड सवाल था इस। ठीक है, यहाँ पे ना आपको इनटू, यहाँ पे बेसिकली ब्लैंक था। ठीक है, इनटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ था, और यहाँ पे आपको फिल करना था। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है एक सॉल्यूशन का, और टेम्परेचर देखो इतना है, और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ही सॉल्यूशन है 283 केल्विन पे, इतना मतलब बेसिकली आपको निकालना है। तो अभी मैंने बोला था ना कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज होगा, राइट? तो क्या करूं मैं फिर? कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, तो ये हो जाएगा, बोलो। तो π1/π2 T1/T2। किस किस को ये समझ में आया था? किस किस को, हाँ गिव मी थम्स अप, किस किस को? सुनिधि, नैतिक, सुमित, आदित्य हो गया था क्या? रिद्धिमा का हो गया था, सक्षम आ गया था, आर्यन, स्नेहा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर। अब π1 कितना दिया हुआ है? 7 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये हमें निकालना है। T1 कितना दिया हुआ है? 273, और ये दिया हुआ है 283 केल्विन। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी क्या होता है? पास्कल, बोलो। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना होगा? यस, ये आ रहा है आपका 7.256 × 10⁵ आ रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 72.5। 72.56 × 10⁴ लिख दूं? यस मैम 73 हो जाए। ठीक है जी, देखो, तो यानी कि कितना आंसर लिख के आना था फिर यहाँ पे? 73। बन गया? चलिए, ये पहले ये वाला क्वेश्चन करिए। सबको दिख रहा है? ये वाला क्वेश्चन करिए, कोई भी नहीं जाएगा क्लास से, मैं जाने ही नहीं दूंगी। 10 मिनट बैठे रहो, क्योंकि कल मैंने फिर ये चैप्टर कंप्लीट कराना, ताकि परसों हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए।
आई होप आप सभी कर रहे हैं, करो। अब इसमें ना देखो मिक्सचर दे दिया, देख रहे हो आप लोग मेरा बेटा, मिक्सचर दे दिया ना इसमें कि मिक्सचर में आपका यूरिया भी है और ग्लूकोज भी है। तो आप इसके लिए ये कर देना सी मिक्सचर RT। मैम यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी आएगी पहले? किसी की भी ले लो, यूरिया की दी हुई है, ग्लूकोज की दी हुई है, तो आप ऐसे कर लो ना, क्या होता है कंसंट्रेशन, N/V होता है ना, तो N ऑफ यूरिया प्लस N ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, नीचे आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, इनटू RT। सबका आ गया? अरे तुम बड़ी जल्दी सोल्व कर रहे हो। सारे सोल्व करो, वो मेरे को कंफर्म करो कि C आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4.92 आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लेंगे सारे बच्चे। 0.6/60, ठीक है, तो ये कितना आएगा 0.01। ऐसे नंबर ऑफ ग्लूकोज भी, मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेंगे 1.8/180, 0.01। ठीक है। और वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 100 ml, ध्यान रखना वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, तो 100/1000 हो जाएगा 0.1 लीटर। वेरी गुड। तो बस यहाँ पे पुट कर दो 0.01 प्लस 0.01/0.1, और R को तुम्हारा मन हो तो 1/12 लेके कर लो, और टेम्परेचर तुम लोगों को दिया हुआ है क्या, हाँ 300। C आ रहा है, वेरी गुड, C इसका करेक्ट होगा, हो जाएगा। यस। तो यहाँ पे आपने क्या चीज करी, एक ये वाला फॉर्मूला भी आप अपने वहां पे ऐड कर लेंगे जब आपको मिक्सचर की बात कर रखी होगी कि उसमें सॉल्यूशन की मतलब एक से ज्यादा उसमें मिलाया गया है सोल्यूट, तो इन दैट केस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। हालांकि मैं कल भी लिखवा दूंगी इसको, बट इसको एक बार लिख लीजिए। चलिए एक ये क्वेश्चन करते हैं, ये मैं करवाऊंगी। क्वेश्चन को पढ़ो क्या कहता है, कल एक बार क्वेश्चन को पढ़ो मेरा बेटा क्या कह रहा है। वो कह रहा है 5.25% सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा है, 5.25% उसका सोल्यूशन है जो कि आइसोटोनिक है, किसके साथ 1.5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया के साथ। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है मेरा बेटा, बराबर है, राइट? यस। तो 5.25% मतलब क्या हुआ कि 5.25 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बोलो, यही होगा ना, बिकॉज नीचे क्या होता है N/V होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ऐसे ही ये 1.5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो बस चलते हैं फिर, सॉल्वेंट आपका सेम है, डेंसिटी भी इक्वल है, मोलर मास बताना है तुम लोगों को। तो क्या होगा C1 इज इक्वल टू C2 होगा, क्योंकि टेम्परेचर भी इन्होंने कुछ बोल रखा है क्या, टेम्परेचर भी यहाँ पे सेम होगा, राइट? अभी बताया था। तो क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इस सब्सटेंस के कितने हैं 5.25 ग्राम, मोलर मास हमें नहीं पता है, वॉल्यूम क्या है 100 है, यहाँ पे कितना ग्राम है 1.5 ग्राम, यूरिया का क्या होता है 60, 100 इसका वॉल्यूम है, तो ये कटा। बताओ भाई कितना आ रहा है M1? शाबाश, मेरा काम आसान कर देते हो तुम। फाइव 5.25 इंटू 60, 315 डिवाइड बाय आपका 1.5, तो ये आ रहा है 210 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, इस ये ऑप्शनल था वैसे, MCQ टाइप था ये, तो इसका आंसर आएगा 210।
ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं कल कराऊंगी इसको। ये 2024 में पूछा गया था, इसका स्लोप मेंशन था आप लोगों को 6x10 करके देखना ट्राई, नहीं तो कल मैं कराऊंगी इसको, ठीक है। उसके बाद आपका वोंटो फैक्टर होता है बेटा, अब थोड़ा सा सुन लो। वोंटो फैक्टर मेन मैं डिटेल में कर ही कराऊंगी। बच्चों तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, अभी तक मैंने तुम्हें जितने भी सवाल कराए हैं उसमें मैंने क्या लिया है, कोई भी आपका ऐसा इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया है जो कि बेसिकली डिसोसिएट होता हो। मैंने नॉन डिसोसिएट इलेक्ट्रोलाइट ही यूज किया है। आपने नोटिस किया, सुक्रोज हो गया, है ना, यूरिया हो गया, यस ग्लूकोज हो गया। मतलब आप जब इनको पानी में डाल रहे हो ना तो ये डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, हाँ या ना। मैम। यस। और जब ये डिसोसिएट हो रहे हैं तो इनके केस में आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकालते हैं, जैसे RLVP वाला हो गया, है ना। आपने बॉइलिंग पॉइंट वाला भी सीख लिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सीख लिया, ऑस्मोसिस वाला भी सीख लिया। लेकिन अगर मैं मान लो थोड़ा कहानी में ट्विस्ट डाल दूं, ट्विस्ट बोले तो अगर मैं कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले लूं जो कि क्या कर रहा हो, डिसोसिएट कर रहा हो, जैसे NaCl है। NaCl किसमें टूटता है बेटा, Na+Cl नेगेटिव में आपके पानी में। मान लो मैं MgCl2 लेती हूँ तो किसमें टूटता है मेरा बेटा, Mg2 पॉजिटिव। मान लो मैं सोडियम सल्फेट लेती हूँ तो ये किसमें टूटता है, इसमें टूटता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इनको कंपैरिजन करूं, एक मेरे पास लेट से क्या बोलते हैं आपका सुक्रोज है, एक मेरा NaCl है, किसमें मेरे को ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल रहे हैं सॉल्यूशन में, NaCl में। वाले में वेरी गुड मैम, 2 मिल रहे हैं, ठीक है। और मैम आपने ना हमें ये बताया था परसों वाली क्लास में कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो एक बात बताओ, अगर तुम मान लो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सुक्रोज के केस में निकाल रहे हो और NaCl के केस में निकाल रहे हो, तो दोनों में सेम आएगी या डिफरेंट आएगी, सोच लो, मेरे को चैट बॉक्स में बताओ आराम से। अगर मैं सुक्रोज ले रही हूँ और NaCl ले रही हूँ तो मेरी RLVP या कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो, उसकी वैल्यू सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी। आदित्य कह रहे हैं डिफरेंट होगी, और बाकी बच्चे बताओ। वेरी गुड, डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए हैं जबकि वहां पे नहीं, वहां पे आपका नॉन डिसोसिएटेड है, ठीक है। तो यानी कि जहां पे आपके सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए हैं तो वहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहीं से जन्म हुआ वोंटो फैक्टर का, जो कि मैं कल पढ़ाऊंगी। वोंटो फैक्टर क्या बताता है कि कितने एक्सटेंट तक आपका सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, क्योंकि अब ये पिक्चर में लाएगा ट्विस्ट, और ये पिक्चर में ट्विस्ट लाएगा तो आपके सारे फॉर्मूलेज क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके मैम। ठीक है। सो यस, इसको मैं कल डिटेल में डिस्कस करूंगी एंड मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड करता है आप लोगों पे, तो मोस्ट प्रोबेबली कल हम कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगी DPP में, आपको मैं बता दूंगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है और फिर आप कर लेना, ठीक है मेरा बेटा। ओके मैम। हाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। हाँ दर्श, मैम वो क्वेश्चन दिखाना आपने जो पीछे कराया था। कौन से वाला, ग्राफ वाला? मैम वो इसमें ABC